हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मैन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम शुरुआत करेंगे मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th के 31st डे की। मिरेकल सीरीज़ के अंदर हम लोग 45 वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा 11th का सिलेबस कवर करने वाले हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बेहद डरावना चैप्टर मैक्सिमम लोगों के लिए, बट मिरेकल सीरीज़ के थ्रू आपको पता चलेगा कि चैप्टर आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में, एक स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जितनी भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ आता रहेगा। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ दिस मिरेकल सीरीज़। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है जब अपन रोटेशन के बारे में बात करते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। एंड उसके बाद में हम लोग पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बात करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। हमारी सीरीज़ का टारगेट क्या है? आपका फिजिक्स का डर दूर करना, क्योंकि एक बार आपका फिजिक्स का डर दूर हो गया तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हो, भले ही वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेई मेंस का एग्ज़ाम हो। तो इस सीरीज़ को आप किस एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना चाहते हो वो आपका टेंशन है। मेरा काम है आपका फिजिक्स का डर दूर करना, और वो मैं करके रहूँगा इस सीरीज़ के थ्रू, राइट। चलो शुरू करते हैं। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब हम ट्रांसलेशन की बात करते थे तो हम कहते थे कि कोई भी ब्लॉक जो कि अभी रेस्ट पर रखा हुआ है, उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो जाके उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मान लो हम उसको v वेलोसिटी पर लेके जाना चाहते हैं, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं। अभी ज़ीरो है, हम हाफ mv² बनाना चाहते हैं, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हर ब्लॉक के अंदर एक इंट्रिंसिक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोकता है, एंड दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो हम देखते थे कि इनर्शिया को काइंड ऑफ रिप्रेजेंट किया जा सकता है मास से। जितना ज़्यादा मास होगा उसकी वेलोसिटी को पर्टिकुलर वैल्यू तक ले जाने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं उसके अंदर आपको दो चीज़ें दिखाई देगी, मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी तो मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, मास किसको रिप्रेजेंट करता है? मास रिप्रेजेंट करता है इनर्शिया को। तो अगर अपन किसी ब्लॉक के ट्रांसलेशन की बात करें तो मास जो है इट रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी कॉल्ड इनर्शिया। चलो अब अपन बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन होगा तो भाई किसी एक्सिस के चारों तरफ होगा। तो मान लो हमारा कोई ब्लॉक है जिसका मास कितना है m, और वो जिस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है उस एक्सिस से उसकी डिस्टेंस है r। अभी वो रेस्ट पर है, आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा वैल्यू पर लेके जाना चाहते हो। कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। हम देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, तो v मोशन को रिप्रेजेंट करता है और मास इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि रोटेशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो किस तरीके से ओमेगा के ऊपर डिपेंड करेगा। ओमेगा मतलब रोटेशनल मोशन, और उसके अलावा जो भी कुछ होगा वो ऑब्वियसली रोटेशन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। देख लेते हैं करके, राइट। तो पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि हमारी ट्रांसलेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। इसी को यूज करते हैं। मान लो हमारा ये जो ब्लॉक है ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इसकी जो लीनियर स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, r इंटू ओमेगा। ये तो हम आसानी से पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। यानी कि इसकी वेलोसिटी की जगह जैसी है r इंटू ओमेगा रखोगे तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ mr² ओमेगा²। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हो एक टर्म तो एज वी वर एक्सपेक्टिंग ओमेगा² के इक्वल आ रही है, ठीक है, जो कि रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा जो ये टर्म आपको दिखाई दे रही है mr², ये रिप्रेजेंट कर रही है रोटेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनर्शिया को। और सरप्राइजिंगली ये केवल मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही,
ये उसके एक्सिस से डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। मतलब अगर आप सेम मास वाले ब्लॉक को सेम एंगुलर स्पीड पर रोटेट करवाना चाहोगे, जस्ट रेडियस डबल कर दोगे तो आपको 4 गुना ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं होता था। मास कहाँ रखा हुआ है, वैसे कोई एक्सिस नाम की चीज़ होती नहीं थी, तो वहाँ पर डायरेक्ट केवल और केवल मास के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर देते थे इनर्शिया को। यहाँ पर हमें अगर इनर्शिया को रिप्रेजेंट करना है तो मास के साथ साथ डिस्टेंस के स्क्वायर को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इस क्वांटिटी को mr², इसको ही कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि ट्रांसलेशन के केस में जो काम मास किया करता था, रोटेशन के केस में वही काम जो फिजिकल क्वांटिटी करती है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अगर मान लो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इन ट्रांसलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द बॉडी। सिमिलरली अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रोटेशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हाफ mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी, यानी कि mr² रिप्रेजेंट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से देख लिया कि हाँ यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, क्यों, वो मास के साथ साथ एक्सिस और एक्सिस से डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉइंट मास की बात हो गई, ठीक है। तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास में अगर ये क्वेश्चन फेंका जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर में होता क्या है, तो हमें पता पड़ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, हमें जिस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है उसका मास भी देना पड़ेगा, वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाला है वो भी बताना पड़ेगा, ताकि एक्सिस से उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करी जा सके, और तब जाके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता पाएंगे कैसे, मास को एक्सिस से जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 2 किलोग्राम का मास है, ये एक्सिस से 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और ये 1 किलोग्राम का मास है, लेकिन इसको एक्सिस से 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। किसको रोटेट करना ज़्यादा आसान होगा, अप टू अ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी, सेम एंगुलर वेलोसिटी तक। तो आपको लगेगा सर जिसका मास ज़्यादा है उसको थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना, जिसका मास कम है उसको थोड़ी कम मुश्किल होगी। लेकिन अभी अभी मैंने बताया था कि रोटेशन के कॉन्टेक्स्ट में मास के साथ साथ एक और चीज़ डिपेंड करती है, वो है आपकी एक्सिस से दूरी। तो नोटिस करो कि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा मास दैट इज़ 2 किलोग्राम एंड डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज़ 4, यानी कि 8 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट तो आप पता लगा ही लोगी। जबकि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो मास भले ही कम है 1 किलोग्राम है, बट डिस्टेंस का स्क्वायर देखो कितना है 9, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 9 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो अगर सेम एंगुलर वेलोसिटी पर इन दोनों पार्टिकल्स को रोटेट करना है तो ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, हमें 1 किलोग्राम वाले पार्टिकल को देनी पड़ेगी। मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। दैट इज़ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मान लो हमें खूब सारे पॉइंट मासेस दिए जाएं जो कि एक किसी गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। गिवन एक्सिस का मतलब हो गया कि हमें हर पॉइंट मास की उस एक्सिस से डिस्टेंस भी दे दी जाएगी, है ना, लोकेशन वगैरह दे दी जाएगी, तो हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो फिर तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम अलग अलग पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है n पॉइंट मासेस का, बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपको पॉइंट मासेस दिए होंगे, मतलब m1, m2, m3, mn, इन सब की वैल्यू दे दी जाएगी। इनको एक्सिस से किन डिस्टेंसेस पर रखा गया है वो आपको दे दिया जाएगा। तसल्ली से हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते जाना। पहले का निकाला m1r1², दूसरे का निकाला m2r2², करते करते n पार्टिकल्स का निकाल लिया mn/rn², और सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और इस तरीके से टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि हमारा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, अब ये टर्म तुम्हारे लिए नई नहीं है, मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुका हूँ। यानी कि आप उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल को कुछ गिनने योग्य पॉइंट मासेस की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो, तो आप ये वाली अप्रोच यूज़ करोगे।
कुछ टर्म्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी रेगुलर शेप्ड बॉडी है, मतलब अगर आप उसको तोड़ना भी चाहोगे पॉइंट मासेस की फॉर्म में, तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट मासेस मिलेंगे। हर पॉइंट मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना और उन सबको ऐड करना बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे। इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट समेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारी मदद करता है। तो अगर मान लो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है कंटिन्यूअस मास सिस्टम का, एक एग्जाम्पल भी लेंगे, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले हम एक्सिस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसका मास लेंगे हम dm। अब कैसे भी करके हम उसके मास को, जो डिस्टेंस हमने ली है एक्सिस से, उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। उस टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा मास इंटू उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। सभी टुकड़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगे तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे, तो इसी टर्म का आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन फॉर द होल बॉडी, एंड आपको जो क्वांटिटी मिलेगी दैट विल रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट गिवन बॉडी अबाउट दैट गिवन एक्सिस। अब जैसे ही इंटीग्रेशन दिखता है ना, वैसे बच्चे घबरा जाते हैं। बहुत आसान है यार, समझो एक बार, थोड़ी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हमें ये रॉड दे दी गई है ना, और इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, जो कि इसके सेंटर से गुजर रही है और इस रॉड के परपेंडिकुलर है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि आप पर्टिकुलर डिस्टेंस लोगे एक्सिस से, दैट इज x, और यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लोगे जिसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, dx, और मास हो जाएगा आपका dm। कैसे भी करके आपको मास को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमारा dm कैसे निकालेंगे हम, टोटल मास है कितना, कैपिटल M, टोटल लेंथ है कितनी, कैपिटल L, हमें कितनी लेंथ का मास निकालना है, केवल और केवल dx का। तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जिस लेंथ का हमें मास निकालना है, तो इस तरीके से हमारे पास में dm आ गया, dx की फॉर्म में आ गया, काम बन गया हमारा। तो अब हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा, पहले इस छोटे से टुकड़े का निकालो, तो टुकड़े का मास कितना है, dm का मतलब हो जाएगा m डिवाइडेड बाय l टाइम्स dx, तो ये तो हो गया मास, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x, तो x का हमने कर दिया स्क्वायर। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है, हम इस टुकड़े को कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर एक्सिस के सेंटर मतलब ओरिजिन पर भी ले सकते हैं, जहाँ पर x 0 होगा, पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव l/2 तक, और नेगेटिव साइड में जाएंगे तो नेगेटिव l/2 तक हम ये काम कर सकते हैं। बस कर दो तो हमें लिमिट्स मिल गई, नेगेटिव l/2 से पॉजिटिव l/2 तक। देखो कितना काम आसान हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका m डिवाइडेड बाय l, इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव l/2 टू पॉजिटिव l/2, x स्क्वायर dx, खेल खत्म। तो ये हो जाएगा आपका m डिवाइडेड बाय l, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3, आई होप सबको आता होगा इंटीग्रेशन सॉल्व करना, माइनस l/2 से प्लस l/2 तक ये काम करना है, तो ये हो जाएगा आपका m डिवाइडेड बाय l, अपर लिमिट रखेंगे तो l³ डिवाइडेड बाय 2³ मतलब 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके ये भी हो जाएगा आपका l³ डिवाइडेड बाय 24, एंड फाइनली आपका एक्सप्रेशन आएगा m मल्टीप्लाइड बाय l, m डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ l³ डिवाइडेड बाय 24। l से l³ की एक पावर चली जाएगी, 2 से 24 चला जाएगा, तो आ जाएगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इस रॉड का इस गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब मेरे साथ साथ करोगे तो आपको ऑब्वियसली आसान लगेगी चीज़ें, एक बार खुद से भी करके देखो, नहीं होता कोई बात नहीं। खुशखबरी ये है कि नीट जैसे एग्ज़ाम के अंदर आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़े, इसके चांसेस बहुत कम है। करके देखो, हो जाए, समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं आए तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोच इम्पॉर्टेंट है, क्यों किया, कैसे किया, ये जानना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम पॉइंट मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो कि n पॉइंट मासेस से मिलकर बना हुआ है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, और रेगुलर शेप्ड बॉडीज़ का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं।
तो हमने जो जनरल रेगुलर शेप्ड बॉडीज़ हैं उन सब का जो उनकी सिमेट्रिकल एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया। उनकी डेरिवेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उन रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन में ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा हो, अदर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, हमारे तो सारी की सारी याद की हुई चीज़ें ख़राब चली जाएगी। नहीं, आपके पास में कुछ थ्योरम्स हैं और इन थ्योरम्स को अगर आप यूज़ करोगे और अगर आपको सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन रेगुलर शेप्ड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कौन कौन सी थ्योरम हमारे काम में आएगी। तो सबसे पहले हम जिस थ्योरम को यूज़ करेंगे उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में एक खास बात आपको याद रखनी है कि ये हर तरीके की बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, ये केवल और केवल प्लेन बॉडीज़ के लिए ही एप्लीकेबल होती है। यानी कि जिनकी दो ही डायमेंशंस हो, टू डायमेंशनल बॉडीज़, लेंथ और विड्थ हो गई, जैसे शीट्स हो गई, जैसे डिस्क हो गई, जैसे रिंग हो गई, ये सब टू डायमेंशनल बॉडीज़ हैं, इन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगी। बट बहुत काम की है, देख लेते हैं एक बार के लिए। तो मान लो ये आपको एक प्लेन बॉडी दे रखी है ना, और इसको जिस प्लेन के अंदर रखा गया है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इसको जिस प्लेन के अंदर रखा गया है उस प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा। तो इसको रखा गया है एक्स वाई प्लेन के अंदर और आपको एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है एंड वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। यानी कि आपको आई एक्स गिवन है और आई वाई गिवन है, और आपको इस प्लेन के परपेंडिकुलर एंड इन दोनों एक्सिस की इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। यानी कि ऑब्वियसली जेड एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये ही इन दोनों क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये थ्योरम कहती है कि जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इन दोनों के सिंपली सम के इक्वल होगा। मतलब आई जेड जो होगा वो सिंपली आई एक्स एंड आई वाई के सम के इक्वल होगा। इतना आसान है। खास बातें दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, केवल और केवल प्लेन बॉडीज़ के लिए ही एप्लीकेबल है। एक्स और वाई एक्सिस कौन से लेने हैं, वो एक्सिस लेने हैं जिनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एंड प्लेन ऑफ बॉडी। भाई आपकी प्लेन बॉडी है ना, तो जिस प्लेन में बॉडी रखी हुई है उसी प्लेन की दोनों एक्सिस होनी चाहिए और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऐसे उठा के कोई सी भी दो एक्सिस नहीं ले सकते आप, राइट। एंड आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस, जो आपने ली है उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और उन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास होती हो। क्लियर डायग्राम जो है वो आपको मिल चुका है कि इस थ्योरम को किस तरीके से अप्लाई करना है। करेंगे अप्लाई, बट एक और थ्योरम देख लेते हैं। इसको बोला जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये बेहद काम की है, क्यों? क्योंकि ये हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप इसको एक्स शेप की बॉडी के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, आप इसको हर बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको जो भी बॉडी गिवन होगी, नॉर्मली रेगुलर शेप्ड बॉडीज ही गिवन होती है, उनके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको गिवन होगी। इसको मैंने लिखा है ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, राइट। एंड आपको एक और एक्सिस दी जाएगी जो कि इस वाली एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। और दोनों एक्सिस क्योंकि पैरेलल है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमें दे दी जाएगी, और जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना उसका मास भी हमें दे दिया जाएगा। तो ये थ्योरम कहती है कि उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैं डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो समझ लो यहाँ पर ICM क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, कोई सी भी एक्सिस हो सकती है। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच इज़ पैरेलल टू ICM। ये थोड़ा सा बंद गया कि जो हमने पहले वाले केस में ICM ली है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ली है, उसकी पैरेलल ही होनी चाहिए फिर दूसरी वाली जो एक्सिस है। और D यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, और M यहाँ पर क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। ध्यान रखना, हर बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, खेल खत्म। तो अब कुछ रेगुलर शेप्ड बॉडीज़ की सेंटर से, यानी कि उनकी जो सिमेट्रिकल एक्सिस है उससे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। और इन दोनों एक्सिस थ्योरम्स का यूज़ करके, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स का यूज़ करके आप आसानी से किसी भी अदर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे। अच्छा, उससे पहले अपन एक और चीज़ देख लेते हैं, फिर एक साथ ही निपटाएंगे सारी की सारी चीज़ों को। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको कोई भी बॉडी गिवन है, उसका एक्सिस गिवन है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है, आपने उस एक्सिस के अबाउट बड़ी मेहनत से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब आप क्या चाहते हो कि इस बॉडी को रिप्लेस कर दिया जाए एक पॉइंट मास के थ्रू। अब उस पॉइंट मास को आप कहाँ पर रखोगे, आपकी एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर रखोगे कि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आपकी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो उस खास डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन बॉडी जिसका मास हमें दे रखा है कैपिटल M अबाउट गिवन एक्सिस, अगर आप इसको इक्वल रख दोगे किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास जिसका मास सेम है हमारी बॉडी के इक्वल, केप्ट एट डिस्टेंस k फ्रॉम द सेम एक्सिस, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से k की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। एक एग्जांपल लेते हैं कि जो डिस्क है ना, उसके सेंटर से पास होने वाली और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो होती है mr² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नॉर्मली हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमें कहा गया है कि डिस्क के सेंटर से गुजरने वाली बट डिस्क के प्लेन के अंदर जो एक्सिस है उसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये तो गंभीर समस्या हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस और एक और ऐसी की ऐसी एक्सिस ले लेंगे, इसको मान लेंगे हम वाई एक्सिस। एक्स के अबाउट निकालो, वाई के अबाउट निकालो, बात तो सेम ही है, दोनों डायमीटर ही है, यानी कि दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा। और परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम के अकॉर्डिंग आई एक्स प्लस आई वाई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, आई जेड, जो कि हमें दे रखा है mr² डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू mr² डिवाइडेड बाय 2। तो i की वैल्यू आ जाएगी आपकी mr² डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपको कहा जाता है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूं, तो देखो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दे रखा है mr² डिवाइडेड बाय 2। ये पैरेलल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है। थ्योरम लगाओ, I इज इक्वल टू ICM दैट इज नथिंग बट mr² डिवाइडेड बाय 2 प्लस टोटल मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2 mr²। तो देखा आपने, आपको केवल और केवल एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, बाकी अदर किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इतना आसान है काम, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन की। तो मान लो ये जो एक्सिस आपको गिवन है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया गया है mr² डिवाइडेड बाय 2, पूछा जाए इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको किससे इक्वेट कर दो, m इंटू k² से इक्वेट कर दो, क्योंकि पॉइंट मास जो होगा ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, मास को डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही काम करना है अपनों को हमेशा। तो यहाँ पे मास से मास कट जाएगा तो k² की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि आप k² की वैल्यू याद रख लो, क्योंकि आगे यही काम आएगी फॉर्मूलाज के अंदर।
बट के भी आप ध्यान रख सकते हो किसके इक्वल हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई रूट टू के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप ये भी ध्यान रख लेना कि आपकी जो रेडियस ऑफ जायरेशन है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास के रेशियो के रूट के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब आपका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, किस बॉडी के बारे में बात कर रहे हो, उसका मास कितना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हमने तीनों चीज़ें देख ली, बहुत ब्रीफ में देखी है, बट एक बार के लिए काम चल जाएगा हमारा। हमने जान लिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, उनको यूज़ कैसे किया जाता है, कंडीशंस क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, और किसी भी गिवन बॉडी गिवन एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, इस लिस्ट के अंदर उन सभी बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑल दी एक्सिस जो भी काम आती रहती है वो आपको लिस्टेड है। तो ये 1 बाय 1 अपन सारी की सारी केसेस को देख लेते हैं, एंड उसके बाद में क्योंकि आपके पास में PDF अवेलेबल होगी या फिर कहीं पे भी नेट से आपको ये सारे के सारे केसेस मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पकड़ते हैं अपन रिंग को। तो ये आपको एक रिंग दे रखी है और इसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको उस एक्सिस के अबाउट जो कि इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और पासिंग थ्रू द सेंटर, इसके सेंटर से पास होता है, मतलब सिमेट्रिकल एक्सिस जो है। ठीक है, तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, कितना हो जाएगा, mr²। जो मैंने आपको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने वाला मेथड बताया, m² के इक्वल रख दो तो वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R के इक्वल। तो यहाँ पर आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ लिखी हुई है और यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यूज़ लिखी हुई है। फिर अगर मान लो आपको डायमेट्रिकल एक्सिस जो हैं सेंटर से तो पास हो रही है बट अब की बार प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, डायमीटर बना रही है, तो इनके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करोगे। इसके अबाउट भी मान लोगे I, इसके अबाउट भी मान लोगे I, और इसके अबाउट आपको दे रखा है mr²। तो I प्लस I, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो जेड के अबाउट होगा। तो 2i जो होगा वो mr² के इक्वल हो जाएगा, यानी कि i की वैल्यू आ जाएगी mr² डिवाइडेड बाय 2। तो इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हाफ mr² होगा। इसको m² के इक्वल रखोगे, मास से मास कट जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी r डिवाइडेड बाय √2। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करोगे। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr², इसके अबाउट आपको फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको r दे रखी है। तो ICM हो गया mr², टोटल मास हो गया कैपिटल M, डिस्टेंस हो गई r, तो mr² प्लस mr² ट्वाइस ऑफ mr² हो जाएगा, राइट। तो ट्वाइस ऑफ mr² आपकी वैल्यू हो जाएगी। हाँ लैपटॉप फ्री है पर वो लाना पड़ेगा जाके, ले आएंगे। ठीक है, मतलब वो बहुत हैवी यूज नहीं कर रहा अभी। नहीं वो एक्चुअली मुझे कल से बोले चालू है, मंडे से, मतलब इस मंडे से। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, ये भी ठीक है। हाँ तो वो घर पे छोड़ के चला गया भाई, जब कॉलेज लैपटॉप कान पे नहीं छोड़ गया। अच्छा, चला गया क्या वो कॉलेज? किस कॉलेज में है वो? इसमें जेएनयू में। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, फिर तो ले आएंगे, शाम को ले आए फिर। हाँ बता देना तो क्या टाइम पे फ्री। ठीक है ठीक है, अभी मैं नीतू को लेने जाऊंगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ, अभी तो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक। ठीक है ना, चलो ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2mr², इसको m² के इक्वल रखोगे, मास से मास कट जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी √2 टाइम्स r। तो नोटिस करना, रेडियस ऑफ जायरेशन ज़रूरी नहीं है कि r से हमेशा कम ही हो, इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अच्छा, ये एक्सिस दे दी, ये टेंजेंशियल एक्सिस है बट प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, इन प्लेन है ना। तो इसमें और इसमें डिफरेंस आपको क्लियरली दिख गया होगा डायग्राम के अंदर। यूज अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही करेंगे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आपका, mr² डिवाइडेड बाय 2। इसके अबाउट आपको निकालना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगेन r है, तो mr² डिवाइडेड बाय 2 प्लस mr², थ्राइस mr² डिवाइडेड बाय 2, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। और इसको m² के इक्वल रखोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स r। अब जैसे आपने रिंग के लिए ये काम किया है
वैसे ये प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है डिस्क के लिए। इसके सेंटर से गुजरने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख लेना है, दैट इज mr² डिवाइडेड बाय 2। और बाकी जो एक्सिस हैं उनके अबाउट आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, खुद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एन्युलर डिस्क के बारे में। मतलब डिस्क है बट उसका कुछ हिस्सा काट के बाहर निकाल लिया गया है, उसकी इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक अप्रोच मैं आपको बताऊंगा एक न्यूमेरिकल के अंदर, उस अप्रोच को यूज़ कर सकते हो। तो आपको खुद से ट्राई करना है। अभी हम डायरेक्ट रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r1² प्लस r2²। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाता है तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स r1² प्लस r2²। दोनों रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। कैसे आया उसकी अप्रोच मैं आपको एक न्यूमेरिकल के अंदर दिखाऊंगा, वो नेगेटिव मास वाली अप्रोच है। हम सेंटर ऑफ मास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर की अपन बात करें तो एक तो हो जाएगा एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रहा है, मतलब डायमेट्रिकल एक्सिस हो गया, वो कहीं से भी पास हो रहा हो भले, ठीक है ना। तो उसके अबाउट हो जाएगा 2/5 mr²। और एक हो जाएगा आपका टेंजेंशियल एक्सिस, तो उसके अबाउट हो जाएगा आपका 7/5 mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो। अगर आप थिन हॉलो स्फीयर के बारे में बात करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट 2/3 mr²। और टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो 5/3 mr² हो जाएगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आपको खुद से करनी है ये एक्सरसाइज, तो आपको ये टेबल भी याद होती चली जाएगी। देखो टेबल पूरी याद नहीं रखनी, जो पहला रिजल्ट है ना सबका वो याद रखना है, बाकी अदर रिजल्ट्स को आपको फिगर आउट करना है खुद से। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हो सकता है आपको वैल्यूज़ याद रह जाएँ, ठीक है ना। मुझे तो नहीं रहती खैर, बट आपको हो जाए बहुत अच्छी बात है। अगर थिन रॉड के बारे में बात करते हैं तो सेंटर से गुजरने वाली और इस रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमने निकाला ही था ml² डिवाइडेड बाय 12। और इसके एक एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हो जाएगा ml² डिवाइडेड बाय 3। कौन सी थ्योरम यूज़ करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता पड़ गया और इसके अबाउट आपको फाइंड आउट करना है। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको l/2 पता ही है, यूज़ कर सकते हो, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, खुद से फिगर आउट करना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन थिन हॉलो सिलेंडर की बात करें तो जो सिमेट्रिकल एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो एज इट इज़ रिंग की तरह ही होगा, क्योंकि रिंग को ही एक्सटेंड करके आप क्या बनाते हो, थिन हॉलो सिलेंडर बनाते हो। तो ये तो हो जाएगा आपका mr², रिंग की तरह। और अगर आप इसको बीच में से काटने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये बिहेव करेगा रॉड की तरह। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml² डिवाइडेड बाय 12। और काट रहे हो आप तो बेसिकली रिंग की आपने डायमेट्रिक एक्सिस ले ली तो वहाँ से वो उठा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका mr² डिवाइडेड बाय 2। दोनों को चिपका देंगे तो इस तरीके से हमें याद रह जाएगा ये रिजल्ट। और अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी दो चीज़ें करनी है। एक तो रॉड का भी एक एंड से गुजरने वाला केस दैट इज ml² डिवाइडेड बाय 3, और एक हो गया आपका रिंग mr² डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ध्यान रख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको सॉलिड सिलेंडर के बारे में पूछा जाए तो जो सिमेट्रिकल एक्सिस है सेंटर से पास होती है, मतलब इसकी जो खुद की एक्सिस है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो एज इट इज डिस्क के इक्वल होगा, क्योंकि डिस्क का ही एक्सटेंशन है सिलेंडर, ठीक है। और अगर आप इसको बीच में से काटने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हो तो एक तो ये रॉड की तरह बिहेव कर रहा है तो ml² डिवाइडेड बाय 12 तो वहाँ से आ गया। डिस्क की तरह बिहेव कर रहा है जिसका डायमेट्रिकल एक्सिस लिया है आपने, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² डिवाइडेड बाय 4। दोनों को चिपका दो, आपको रिजल्ट याद रह जाएगा। और अगर आप इस एक्सिस के अबाउट लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर है तो डिस्क की, उसके टेंजेंशियल एक्सिस की तरह काम कर रहा है, तो डायरेक्ट उस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हो 3/2 mr²। अब ये चीज़ें आपको लग रहा होगा कि सर बहुत फास्ट हो रहा है सब कुछ, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने का कोई औचित्य नहीं है। ना तो आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, बस मैं एक टेबल आपको दे रहा हूँ जिसका एक रिजल्ट आपको याद रखना है और बाकी सारे रिजल्ट आपको खुद से फिगर आउट करने हैं। जहाँ जहाँ पर कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं उनको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ये रिजल्ट्स डायरेक्ट यूज़ करने हैं हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लिया क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी हमने जान लिया, लेकिन हम हर केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद से फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो डेरिवेशन और वो सब कुछ नहीं करेंगे,
क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, भले ही वो नीट का एग्ज़ाम हो, जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। फ्यूचर में जो मिरेकल सीरीज़ है ना, उसका एक्सटेंशन मैं अगर बनाऊँगा तो वहाँ पर मैं इन सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस किया करूँगा। भाई यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर हम ऐसा कंटेंट तैयार कर रहे हैं जो कि कहीं अवेलेबल ना हो, इतना वेल अरेंज्ड और इतना वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तो वेल स्ट्रक्चर्ड होने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन, कि अगर किसी को केवल और केवल नीट और जेईई तक का ही पढ़ना है तो उसको यही पोर्शन पढ़ना है, फिर उससे आगे जाना है तो उसके लिए फिर अपन आगे बनाएंगे। इस तरीके से अपन काम करेंगे इस चैनल के ऊपर, ठीक है ना। अगर अपन रेक्टेंगुलर प्लेन की बात करें तो इसके भी सारे के सारे रिजल्ट्स ध्यान रख सकते हो। जो एक्सिस जिस डायमेंशन को काट रहा है आधा, उसके अबाउट ही एक तरीके से रॉड की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ये बी को अगर काट रहा है आधा आधा तो एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, और अगर ए को काट रहा है आधा आधा तो एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। और ए और बी जिस प्लेन के अंदर है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस लोगे तो इन दोनों को ऐड कर देना, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। एम के स्क्वायर के इक्वल रख के आप रेडियस ऑफ जायरेशन तो आसानी से निकाल ही सकते हो। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लोगे इन सारे के सारे रिजल्ट्स को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सारे के सारे रिजल्ट्स हमें पता पड़ गए तो हमारे सारे हथियार इकट्ठे हो चुके हैं। अब आप देखो कैसे धुआंधार गोलाबारी कर सकते हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर फेंकी जाए आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहली प्रॉब्लम अपन लेते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज द सेम एज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through its center of gravity and perpendicular to its length। ठीक है, the relation between its length capital L and capital R, पूरा फॉर्मूला का खेल है। ठीक है, दो अलग अलग केसेस आपको दिए हुए हैं। सॉलिड सिलेंडर है आपका, तो इसका एक केस तो दिया हुआ है, इसके अंदर आपकी एक्सिस जो है वो इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस है, और दूसरा केस जो है उसमें सिलेंडर को इस तरीके से पटक दिया गया है, और अब की बार जो एक्सिस आपको गिवन है वो इसको बिल्कुल बीचों बीच से काट रही है, इसके सेंटर से गुजर रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रही है। ठीक है ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है यार क्या होता है, फॉर्मूला डिस्क की तरह बिहेव करता है, तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है, ये रॉड की तरह बिहेव करता है, तो वहाँ से आता है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, और डिस्क के डायमेट्रिकल एक्सिस की तरह बिहेव करता है, तो वहाँ से आता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों आपको इक्वल कह रखे हैं, कर दो भाई साहब। तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल हो जाएगा। अगर अरेंज करोगे तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा आपके एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 के इक्वल। m से m चला गया, 4 से 12 चला गया 3 टाइम्स, तो यहाँ से l किसके इक्वल निकल के आएगा, √3 टाइम्स r के इक्वल निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। घबराना मत, घबराओगे तो दिक्कत होगी, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ l अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर इज I। हमें पता भी है क्या होता है, इन्होंने I कह रखा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर स्ट्रक्चर मेड बाय फॉर सच रॉड्स अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन एंड थ्रू द सेंटर विल बी। तो देखो, एक रॉड इस तरीके से रखी हुई है, एक रॉड इस तरीके से रखी हुई है, एक रॉड इस तरीके से रखी हुई है, और एक रॉड इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, और आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। किसी भी एक रॉड को पकड़ोगे तो इस एक्सिस के अबाउट इस अकेली रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है। जो भी लेंथ आपको दे रखी है, यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, I दे रखा है, तो हम इसको I ले लेते हैं। अगर लेंथ हमें दे दी जाती तो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ पर 4 ऐसी रॉड्स हैं, और इन चारों ही रॉड्स का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे।
तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अबाउट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई हमें गिवन है, प्लस टोटल मास। तो हम टोटल मास ले लेते हैं रॉड का, एक अकेली रॉड का ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो टोटल मास हो जाएगा आपका कैपिटल M, एक अकेली रॉड का टोटल मास। टोटल वर्ड बोल रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक अकेली रॉड का जो मास है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल M, ठीक है। और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस आप ले लोगे L डिवाइडेड बाय 2। कितनी है, L डिवाइडेड बाय 2। तो m इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और खुद I किसके इक्वल है, खुद I है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 के इक्वल। किसके इक्वल है, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 के इक्वल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि I प्लस I मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स I हो गया ना, ml स्क्वायर बाय 4 किसके इक्वल हो गया, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो गया आपका 3 टाइम्स I के इक्वल हो गया, ठीक है। तो एक रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा, जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, दैट इज 4I, ठीक है। तो ये तो पहली वाली रॉड का हो गया, ठीक है। दूसरी वाली रॉड का भी कितना हो जाएगा, 4I हो जाएगा। तीसरी वाली रॉड का भी कितना हो जाएगा, सिमिलरली 4I हो जाएगा। और चौथी वाली रॉड का भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स I हो जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका 16 टाइम्स I। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत कठिन है, ये तो नहीं हो सकता हमसे, इतना सब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई ठंडे दिमाग से अगर लगाओगे तो मज़ा आएगा, चीज़ें होगी तो मज़ा आएगा। करके तो देखो यार एक बार, ठीक है ना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, अबाउट PQ एक्सिस विल बी। तो इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस हमें दे रखा है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है रिंग के लिए, ठीक है। और हमें इसके पैरेलल एक एक्सिस गिवन है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस टोटल मास दैट इज कैपिटल M, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें दोनों के बीच में, r दे रखी है, तो इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल mr स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, सिंपली करेक्ट हो जाना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन है। अ सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड by using iron and aluminium so that it acquire maximum moment of inertia about geometrical axis. It is possible with, तो मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मास और उसकी एक्सिस से डिस्टेंस। अब अगर भारी वाला हिस्सा एक्सिस से दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगा, बजाय भारी वाला हिस्सा अगर एक्सिस के पास हो। ख़त्म, खेल ख़त्म यहीं पे। यानी कि अगर हमारी रॉड का कुछ हिस्सा आयरन से बना हुआ है जो कि थोड़ा हैवियर होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, एंड सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो हमें इंटीरियर पोर्शन में कौन सा मेटल रखना है और आउटर पोर्शन में कौन सा मेटल रखना है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि हमारा जो हैवियर मेटल है ना वो हमारे एक्सिस के ज़्यादा से ज़्यादा दूर होना चाहिए ताकि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो हमारा जो आयरन है, शीट ऑफ आयरन इज़ यूज्ड एट बोथ एक्सटर्नल सर्फेसिस एंड एल्यूमिनियम शीट इज़ इंटरनल। तो हमारा पहला वाला जो केस है वो करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडेड टू इट, ठीक है। हमें डिस्क बनानी है, बाकी सारे केसेस में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं नीट के अंदर, ये ध्यान रखना। 2 rods each of mass small m and length L are joined at the center to form a cross. The moment of inertia
of this cross about an axis passing through the common center of the rods and perpendicular to the plane formed by them. अब क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, हमें ये बताना चाहिए था कि जो क्रॉस है वो बेसिकली एक्स शेप का है या फिर प्लस शेप का है, ठीक है ना। तो वैसे जब तक नहीं कहा जाए तब तक हम प्लस शेप का ही लेंगे। तो हमारा ऐसा एक क्रॉस बना लिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा मोटा बना देता हूँ मैं इसको। तो ये दो रॉड्स हैं, ठीक है। दोनों का सेंटर से गुजरने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ठीक है। यहाँ तक की बात आ गई। अब नोटिस करना है यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं भाई। यहाँ पे आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब कईयों को लगेगा कि यार यहाँ पे तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो एक्सिस है ये दोनों ही रॉड्स के सेंटर से गुजर रही है और दोनों ही रॉड्स के परपेंडिकुलर है। तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml² डिवाइडेड बाय 12 पहली वाली रॉड के लिए, ml² डिवाइडेड बाय 12 दूसरी वाली रॉड के लिए, यानी कि ml² डिवाइडेड बाय 6। ये आपका ओवरऑल आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखो। अच्छा बाय द वे यहाँ पे अगर मान लो प्लस शेप नहीं होती, क्रॉस शेप होती तो भी आपका आंसर सेम आता, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मास जो है वो इस एक्सिस से चिपका हुआ है, मास की कोई डिस्टेंस ही नहीं है एक्सिस से। तो रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। तो आप कैसे भी रखो रॉड्स को, प्लस फॉर्म में रखो, क्रॉस फॉर्म में रखो, ठीक है ना। हाँ अगर आपकी थिन रॉड नहीं होती तो फिर डिफरेंस आ जाता, फिर अपन उसको सिलेंडर की तरह ट्रीट करते और फिर चीज़ें बदल जाती, ठीक है ना। आ जाओ आगे। 3 particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L, जो कि फिगर में आपको दिखा रखी है। The moment of inertia of the system about a line AX perpendicular to AB and in the plane of ABC will be। अब देखो यहाँ पे खेल क्या है, 3 पॉइंट मासेस हैं। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है ना, तो सबका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लो और ऐड कर दो, बस यही काम करना है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो अपन करते हैं। तो ये AX के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो हमें इस वाले पॉइंट मास के लिए ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। इसकी तो डिस्टेंस ही ज़ीरो हो गई, खेल खत्म इसका तो। और एक हमें डिस्टेंस चाहिए होगी ये वाली, तो ये तो हमें डायरेक्ट दे दी गई है L। तो एक तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m × L², ठीक है। अब बात आती है इस वाली डिस्टेंस की, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी L डिवाइडेड बाय 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका, मास हो गया m और डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो L² डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा आपका 5mL² डिवाइडेड बाय 4। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो। The moment of inertia of a uniform circular disk is maximum about an axis perpendicular to the disk and passing through। कौन से पॉइंट से गुजरने पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आप ये दिमाग लगाओ कि ये जो A है, ठीक है, इससे गुजरने वाली जो एक्सिस होती है, इससे गुजरने वाली जो एक्सिस होती है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है कितना होता है, mr² डिवाइडेड बाय 2 होता है। अच्छा बाकी कोई सी भी एक्सिस आप लोगे तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, भले ही इसके अबाउट ले लो, भले ही इसके अबाउट ले लो, ठीक है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक टर्म तो सबके लिए फिक्स हो जाएगी, जो A से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr² डिवाइडेड बाय 2। तो पूरा खेल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो अदर एक्सिस है, मास तो सबके लिए सेम ही है, बॉडी तो सबके लिए सेम ही है, तो अदर एक्सिस की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, जिसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे B से गुजरने वाली एक्सिस की, सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस से डिस्टेंस मैक्सिमम है। इसका मतलब इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। कोई पूछता सबसे कम किसके अबाउट होगा, ऑब्वियसली A के अबाउट सबसे कम होगा, क्योंकि उसकी तो डिस्टेंस वैसे ही 0 है खुद से। बट अगर आपसे B, C और D में से पूछा जाता कम किसके अबाउट होगा,
तो डी सबसे ज़्यादा पास में, तो डी के अबाउट सबसे कम होगा। अगर बी सी और डी में से कंपेयर करोगे और ए बी सी डी में से कंपेयर करोगे तो सबसे कम होगा आपका ए के थ्रू। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स, शेल है ठीक है ना, खोखला स्फीयर है, ईच ऑफ मास स्मॉल m रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। कंसिडर एन एक्सिस विच इज टचिंग द 2 shells and passing through the diameter of the third shell. Moment of inertia of the system consisting of these 3 spherical shells about x, x dash, axis is. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा 2/3mr², और जो दो हैं जिनके लिए टेंजेंशियल है आपकी एक्सिस, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 5/3mr² प्लस 5/3mr²। तो 5 + 5 हो जाएगा 10 और 10 + 2 हो जाएगा 12, 12mr² डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 4 टाइम्स mr²। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन देखते हैं ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास कैपिटल M, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center is? तो बेसिकली हमें क्या कर रखा है, एक दे रखी है इस तरीके की डिस्क ठीक है, और ये हो गया इसका सिमेट्रिकल एक्सिस। यहाँ तक की बात तो सबको समझ में आ रही है। इसके अबाउट पूछा जाता तो हम वैसे ही कर देते। कहा गया है अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r, तो जिसका डायमीटर r हो ऐसा एक सर्कुलर होल यहाँ से काट के अलग कर लिया गया है। तो अब हमारा जो पोर्शन रह गया, ऑब्वियसली इतना ही पोर्शन रह गया हमारा, बाकी सारा हिस्सा तो हमने काट के निकाल लिया। अब क्या करेंगे भाई साहब, तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो कि हमने सेंटर ऑफ मास के अंदर यूज़ किया था। कैसे, तो हम यहाँ पर 2 बॉडीज़ लेंगे, ये हो जाएगी फर्स्ट और ये हो जाएगी सेकंड। फर्स्ट बॉडी है हमारी डिस्क ऑफ रेडियस r, कंप्लीट डिस्क अगर हमारी होती तो इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता वो कितना हो जाता। तो आप बोलते हैं कि सर मास हो गया कैपिटल M ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर आपको फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास कैपिटल M, तो डिस्क का मास आपको क्या दे रखा है, कैपिटल M दे रखा है। कई बार जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास आपको कैपिटल M दे दिया जाता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है ना। A circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut, तो हमें कंप्लीट डिस्क का मास कितना दे रखा है, कैपिटल M दे रखा है, तो उसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा I1। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड बॉडी क्या है हमारी, रिमूव्ड डिस्क। क्या है, रिमूव्ड डिस्क ऑफ डायमीटर कैपिटल R, मतलब इसकी जो रेडियस है वो R डिवाइडेड बाय 2 है। तो सबसे पहले तो अपन इसका मास निकालेंगे, तो इसका मास कितना होगा ठीक है। तो देखो आपका टोटल मास कितना है, कैपिटल M, टोटल एरिया कितना है πr², बट आपको तो इस पोर्शन का मास निकालना है, तो इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई, रेडियस हो जाएगी r/2, तो ये हो जाएगा आपका r² डिवाइडेड बाय 4। πr² से πr² चला गया तो आपका मास आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 4। इसकी भी पहले सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मास कितना है m डिवाइडेड बाय 4, रिमेनिंग पोर्शन का बता रहा हूँ मैं, मास कितना है m डिवाइडेड बाय 4, और इसकी जो रेडियस है वो है r डिवाइडेड बाय 2। तो मास तो हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 4, केयरफुली करना, देखो गलती हो जाती है बच्चों से, और रेडियस कितनी है यहाँ पर r डिवाइडेड बाय 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का मास इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो मास हो गया m बाय 4।
रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर, 4 इंटू 4 करोगे 16 इंटू 2 करोगे 32। बहुत केयरफुली करना, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने में, ठीक है ना। और हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो I2 होगा, जो कि हमें फाइनली यूज करना है, वो हो जाएगा सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 प्लस दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, दैट इज r/2 अगेन। तो मास कितना है, देखो फिर गलती हो जाएगी, कैपिटल M मत रख देना, मास है m डिवाइडेड बाय 4 और डिस्टेंस कितनी है r डिवाइडेड बाय 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, यानी कि ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32। और क्योंकि इस बॉडी को हमने निकाला है, ठीक है, तो हम इसको नेगेटिव ट्रीट करेंगे। तो अब हमसे कोई पूछे कि बताओ जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 में से माइनस कर दो थ्राइस ऑफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 को, तो एलसीएम तो आ जाएगा आपका 32। थोड़ा थोड़ा आपकी सांसें धीमी पड़ गई होगी कि हाँ यार हमारा आंसर मैच तो कर रहा है ऑप्शन से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 एम आर स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 3 एम आर स्क्वायर, 16 में से 3 चले गए तो 13 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32, एंड ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये ऑप्शन गिवन है। तो खुशी हो जाती है ना जब अपन इतनी मेहनत से कुछ निकाले और ऑप्शन, कई बार तो ऐसा होता है कि जो अपन आंसर निकालते हैं बड़ी मेहनत से लड़ झगड़ के वो ऑप्शन में ही नहीं होता, दिमाग खराब हो जाता है। कम से कम यहाँ पे ऐसा नहीं है। खैर हमने सब कुछ सही किया, एक बार आप फिर से वेरीफाई कर लेना, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32। बहुत आसान हो गया। तो वो जो एन्युलर डिस्क वाला आपने एग्जाम्पल लिया था ना, वहाँ पर भी हमने सेम केस करना है। वहाँ पर टोटल डिस्क थी जिसकी रेडियस थी R2, मास आपको किसका दिया हुआ है वहाँ पर, एन्युलर डिस्क का, तो टोटल मास आपके हिसाब से कुछ भी ले लेना है, डेंसिटी ले लेना, रो ले लेना डेंसिटी, तो रो इंटू पाई R2 स्क्वायर, ये बड़ी वाली डिस्क का मास हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लोगी, तो रो इंटू पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड, ये तो हो गया मास, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऐसे ही जो काट के निकाल लिया आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना और माइनस कर देना, तो इस तरीके से वो रिजल्ट आ जाएगा। एक बार ट्राई करना, नहीं आए तो फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बट ये अप्रोच आपको यूज़ करनी है, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो रैंक डिसाइड करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल l हैज़ 2 masses m1 एंड m2, तो जो रॉड है ना वो लाइट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन लेंगे नहीं, कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान रखना, एक पॉइंट मास यहाँ पर है m1, एक पॉइंट मास यहाँ पर है m2, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच नहीं होता। सेंटर ऑफ मास अगर अपन m1 से डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि अगर अपन L1 निकालते हैं, तो वो कितनी निकल के आती है, वो निकल के आती है m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ L, यहाँ पर होता है हमारा सेंटर ऑफ मास। और अगर अपन यहाँ से डिस्टेंस निकालें, L2 निकालें, तो ये निकल के आ जाएगी m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स टोटल लेंथ L। ऐसे अपन सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, हमें पता है। तो अब हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों पॉइंट मासेस का अलग अलग निकाल लो, तो एक का हो जाएगा मास हो गया m1 और एक्सिस से डिस्टेंस हो गई m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स l, इसका कर देना है हमें स्क्वायर, और दूसरे वाले पॉइंट मास का हो जाएगा m2 और डिस्टेंस हो जाएगी आपकी m1 मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, m1 m2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो m1 एंड m2 दोनों में कॉमन आ गया, l स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है।
तो अंदर केवल और केवल ब्रैकेट के अंदर बच रहा है m1 एंड एक तरफ से बच रहा है m2, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यह आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स एल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। सो दिस इज इट बच्चों, आई होप आज की क्लास आपने एंजॉय करी होगी, सीखा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, प्रैक्टिस भी कर ली। अपने लेवल पर भी जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, हथियार यही हैं, इन्हीं को चलाना सीखना है। बार बार जितनी बार चलाओगे उतना आपके जो हथियार हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते चले जाएंगे, एग्ज़ाम के अंदर उनके यूज़ होने की संभावना सही तरीके से उतनी ही ज़्यादा प्रबल होती चली जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।